शिर्डी हे श्रद्धा आणि सबुरीसाठी ओळखलं जायचं, पण आता शिर्डी हे शक्तीसाठी देखील ओळखलं जाणार आहे. कारण शिर्डी हे डिफेन्स हब झालं आहे, ज्याचे उद्घाटन आपले डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहजी आणि आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते झालेला आहे. या कार्यक्रमाला मी उपस्थित होतो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि आपल्या इंडियन आर्मीसाठी वंदे मातरम, भारत माता की जय लिहा. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है. शिरडी डिफेंस हब बाय निबे ग्रुप. जब भी हम शिरडी का नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में साईं बाबा मंदिर आता है. लेकिन अब शिरडी सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रहने वाली, बल्कि ये भारत का एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है. निबे ग्रुप ने यहाँ एक मॉडर्न डिफेंस हब डेवलप किया है, जहाँ एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज और कई फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर काम किया जाएगा. ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का रियल एग्जाम्पल है. तो अभी हम हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे अंदर. चलो देखते हैं पहले रजिस्ट्रेशन में क्या क्या मांगते हैं यहाँ पे. कब तक ये दे थोडंफार इंजिनिअरिंगचं आहे ना अपडेट केलंय. हॅलो देखो भाई यहाँ पे बैंड बन न्यूज पण आहे. न्यूज नहीं, यूट्यूब आहे का? चलो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे. ये देखो गाइस, यहाँ पे पार्किंग है. यहाँ पे 4 व्हीलर का पार्किंग होने के बाद हम यहाँ से हल्लो हल्लो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ. यहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ भी आई है और बहुत ही महिला मंडल भी है. ये देखो गाइस, यहाँ पे एंट्री है. एंट्री पॉइंट पे बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है. ये देखो मेरे पीछे, यहाँ से एंट्री है. बहुत ही बड़ा गेट एंट्री का यहाँ से, और इसमें अपना राजमुद्रा भी लगाई है. वाह, मस्त है भाई. ये पूरा एंट्री गेट है यहाँ पे, और पूरे ऐसे घोड़े का स्टैचू भी है. बहुत ही वो अच्छा एंट्री पॉइंट लगाएगा. चलो भाई, अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे. देखते हमें एंट्री देते हैं कि नहीं. हमने विजिटर पास तो लिया है. अभी हम अंदर आ चुके हैं. हम जा रहे हैं एग्जीबिशन की तरफ. और यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा एग्जीबिशन जैसा दिख रहा है मुझे. और ये लेफ्ट साइड में थोड़ा बैठने का इंतजाम किया है. मैं सोच रहा हूँ अगर हमें खाना भी मिल जाए यहाँ पे तो बहुत मजा आएगा. चलो हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ. आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्राइवन डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रही है. पहले वॉर सिर्फ ज़मीन और हथियारों तक लिमिटेड थी, लेकिन अब साइबर टेक्नोलॉजी, एआई सिस्टम, ड्रोन्स और स्मार्ट वेपन का ज़माना है. और भारत भी अभी उसी डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. शिरडी डिफेंस हब इसी बदलाव का हिस्सा है. ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद नई टेक्नोलॉजी डेवलप और मैन्युफैक्चर करना चाहता है. और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये गर्व की बात है कि महाराष्ट्र के शिरडी जैसे शहर में इतना बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है. इससे आने वाले समय में शिरडी की पहचान सिर्फ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी हो सकता है. ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बढ़ाते, ये देश की कॉन्फिडेंस को भी मजबूत बनाते. आज के समय में हर देश अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ सैनिकों और ट्रेडिशनल वेपन तक लिमिटेड नहीं रह गई. अब ड्रोन्स, एआई सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्विलेंस सिस्टम्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है. इसी डायरेक्शन में इंडिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और शिरडी डिफेंस हब उसी विजन का हिस्सा है. निबे ग्रुप डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है. इस हब में एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग,
इंटीग्रेशन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और कई हाईटेक डिफेंस सॉल्यूशन पर काम होने की उम्मीद है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की शिरडी में डेवलप किया जा रहा है। शिरडी जो अब तक मेनली स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए फेमस था, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल और डिफेंस इनोवेशन मैप पर भी अपनी जगह बना रहा है। अरे मारू नको, अरे मारू नको, अरे मारू नको, चिंती ना, अरे मारू नको, रागात ऐसे डिफेंस हब्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मशीन्स ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक वर्कर और लोकल बिजनेस को सभी अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा फ़ायदा, लोकल इकोनॉमी ग्रोथ। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज़, वर्कशॉप और छोटे बिजनेसेस भी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस। कई सालों तक इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहा है, लेकिन अब फोकस है आत्मनिर्भर भारत पर, यानी अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करना। अगर इंडिया अपने मिसाइल, ड्रोन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री सिस्टम खुद बनाता है तो इससे सिर्फ कॉस्ट कम नहीं होती बल्कि नेशनल सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। आज दुनिया में वही देश पावरफुल माना जाता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो, और इंडिया भी अब उसी रेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक जैसे गेम्स आती है ना, वीडियो गेम्स कंट्रोलर एफपीजी कैमरा की फील्ड आती है, टारगेट सिलेक्शन वगैरह सारी टारगेट दिखेगा आपकी बारी होता है जब बाहर मिसाइल अगर तो कोई टारगेट नजर आ गया तो इसको ब्लास्ट कर टारगेट के ऊपर फाइटर ड्रोन की तरह, अगर वापस लेके आना तो वापस उड़ा के दोबारा यूज। लेकिन ये क्या है, टारगेट के ऊपर छोड़ा तो एक ही बात है, टारगेट के ऊपर गया तो फिर ये फाइटर ड्रोन की तरह काम करेगा, कामाकाजी बनाया था इसे, तो ये खुद भी बर्बाद हो जाएगा टारगेट को ब्लास्ट कर। लेकिन अगर टारगेट नहीं है लो रिकवर करो, चार्ज करो, दोबारा यूज। टारगेट मिलेगा तो उसको बनाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर काम होने वाला है। इसका मतलब आने वाले वर्षों में यह जगह डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज डिफेंस सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, अब प्राइवेट कंपनीज भी डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। निबे ग्रुप जैसे कंपनीज इसी बदलाव का एग्जाम्पल है। इससे कंपटीशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से डेवलप होती है और इंडिया ग्लोबली डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी जगह बहुत मजबूत कर सकता है। आज इंडिया कई देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहा है और आने वाले समय में यह सेक्टर $बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो यह सिर्फ एक कंपनी या एक सिटी की ग्रोथ नहीं, यह इंडिया के कॉन्फिडेंस की ग्रोथ है। जब कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करना शुरू करता है तब वो सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनता बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी पावरफुल बन जाता है। इसलिए शिरडी डिफेंस हब जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, यह आने वाली इंडिया की तस्वीर है। पहले डिफेंस का मतलब सिर्फ टैंक्स, गन्स और फाइटर जेट्स होता था, लेकिन आज का डिफेंस इकोसिस्टम कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो चुका है। अब कंट्री स्मार्ट वेब वॉरफेयर सिस्टम्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, सैटेलाइट सर्विलेंस, साइबर सिक्योरिटी और AI बेस्ड डिफेंस सॉल्यूशन पर काम कर रही है। इसी वजह से हर देश अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने की कोशिश कर, और इंडिया भी अब उसी डायरेक्शन में सीरियस कदम उठा रहा है। शिरडी डिफेंस हब बाय नेव्ही ग्रुप उसी विजन का हिस्सा माना जा रहा है। ही आपली भारताची नौसेना विक्रमादित्य, याच्यावर सगळा दारू आपला एअरबेस आहे हा मेन म्हणजे विक्रमादित्य, आणि याच्यावर त्यांनी हे केलेलं आहे विक्रमादित्य पूर्ण आपला युद्धसाठा असतो। आता आहे का आपली वर्किंग मध्ये विक्रांत बंद झाली हा
त्याच्या पुढचं वर्जन आहे. हा ही त्याच्या फक्त आधुनिक आता आपल्याला आधुनिक मिळणार. हा. ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर डिफेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकता है. आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में गिना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है. अब फोकस है डिज़ाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज सिर्फ असेंबल नहीं होगी बल्कि इंडिया में डिज़ाइन और इनोवेट भी की जाएंगी. यही वजह है कि डिफेंस कॉरिडोर्स, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. अगर हम शिरडी जैसे लोकेशन की बात करें तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ सकता है. रोड कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ती है. और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके आसपास पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है. नई कंपनियां आती है, स्टार्टअप ग्रो करते हैं और लोकल यूथ को टेक्निकल स्किल्स सिखाने का मौका मिलता है. इमेजिन करो, आज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो छोटे से शहर से बिलोंग करता है फ्यूचर में ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है. वो मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, रोबोटिक्स या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फील्ड में करियर बना सकता है. यही रियल डेवलपमेंट होता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉडर्न डिफेंस सेक्टर इनोवेशन ड्राइवन इंडस्ट्री है. यहाँ सिर्फ मशीन्स नहीं चलती, यहाँ रिसर्च, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सिस्टम और प्रिसीजन इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. आज वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती. साइबर अटैक्स, सैटेलाइट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुका है. इसलिए कंट्रीज अब स्मार्ट डिफेंस इकोसिस्टम बना रही है और इंडिया भी धीरे धीरे उसी कैटेगरी में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है. एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर बनने वाला है. सर्विलेंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक में इतना यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है. इसके अलावा रॉकेट सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर वॉरफेयर का मेजर हिस्सा है. और अगर इंडिया इन टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग बनता है तो ग्लोबली उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बढ़ाती, यह इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है. हाईटेक इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, रिसर्च इकोसिस्टम ग्रो करता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और स्किल्ड जॉब क्रिएट होती है. इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ हमेशा डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे रहने की कोशिश करती है. और जब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट शुरू होती है तो यह सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं होती, यह माइंडसेट की ग्रोथ होती है. यह कॉन्फिडेंस देता है कि इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रहना चाहता, इंडिया क्रिएटर बनना चाहता है, इनोवेटर बनना चाहता है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर बनना चाहता है. और शायद यही रीज़न है कि शिरडी डिफेंस हब जैसे प्रोजेक्ट लोगों के बीच इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन्स की कहानी नहीं है, यह आने वाले भारत की कहानी है. दोस्तों, अगर पिछले 10-15 सालों का इंडिया देखें और आज का इंडिया को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है. पहले हम मोस्टली फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ और इम्पोर्टेड सिस्टम पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे अपने खुद के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बिल्ड करने की तरफ बढ़ रहा है. और डिफेंस सेक्टर में एक बदलाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी इकोनॉमी से नहीं बल्कि उसकी सेल्फ रिलायंस और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ में भी तय होती है. इसी वजह है कि आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. शिरडी डिफेंस हब जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, ये फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक साथ कनेक्ट होती है. अब आज डिफेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन सिर्फ हथियारों का नहीं, कंपटीशन टेक्नोलॉजी का है. जिस देश के पास बेटर सर्विलेंस सिस्टम, फास्टर कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्मार्ट मिसाइल्स, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन सिस्टम होंगे, फ्यूचर में वही ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा.
इसलिए पूरी दुनिया डिफेंस टेक्नोलॉजी रेस में लगी हुई है। ऑटोमेटिक मैन्युअली करना पड़ता है क्या? नहीं ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, लेजर है, हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल आता है इसमें। सो हार्ड किल बोले तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट होता है, कोई सोल्जर नहीं होता नहीं इसमें, सोल्जर नहीं होता इसमें। नहीं रहता। सो जस्ट सर दिस इज मिसाइल गौरव, सो NJRM missiles, so counter drone system vehicle, so gun, okay, drone, okay, ये 80 किलोमीटर गौरव। so this is my Adani manufacturing. ये देखो भाई कितना बड़ा ट्रक है, पूरा इसमें ड्रोन कंट्रोल हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त सा ड्रोन। इंडिया भी अब सिर्फ बायर नहीं रहना चाहता। इंडिया चाहता है कि उसके मिलिट्री नीड्स का बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही डेवलप और मैन्युफैक्चर हो, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी कम हो। यही डिफेंस सेल्फ रेंस का सबसे बड़ा मीनिंग है। अगर फ्यूचर में इंडिया एडवांस ड्रोन्स, रडार सिस्टम, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, मिसाइल लॉन्च सिस्टम और स्मार्ट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स खुद बनाता है, तो सिर्फ पैसा ही नहीं बचेगा, बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस भी बहुत मजबूत होगी। और इसी मिशन में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी इनोवेशन और प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इससे कंपटीशन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और नई टेक्नोलॉजीज तेज़ी से डेवलप होती है। निबे ग्रुप जैसे कंपनीज इसी नए इंडिया का एग्जाम्पल माने जा रहा है। अब इमेजिन करो, एक सिटी जो पहले मेनली टूरिज़्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए जानी जाती थी, वही सिटी फ्यूचर में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इनोवेशन के लिए फेमस हो सकती है। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। और ऑनेस्टली जब छोटे या मिड साइज सिटीज़ में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, तब सबसे बड़ा फ़ायदा लोकल यूथ को होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रहती। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स डेवलप होते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आते हैं, नए जॉब्स क्रिएट होती है और लोकल इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होने लगता है। एक डिफेंस इकोसिस्टम में सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ट्रांसफॉर्मेशन, फैब्रिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी जैसे कई सेक्टर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा फ्यूचर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स और प्रेडिक्टिव डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। साइबर सिक्योरिटी भी फ्यूचर डिफेंस का मेजर पिलर बन चुका है, क्योंकि आज डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल सिक्योरिटी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है जितनी फिजिकल सिक्योरिटी। इसलिए मॉडर्न डिफेंस हब्स अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नहीं होते, ये टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स भी बनते जा रहे हैं। कोणत्या कॉलेजचे रे तुम्ही? कोणत्या कॉलेजचे? प्रवारा, नाशिक प्रवारा, मिशेस इन्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग का? हाँ इंजीनियरिंग। भाई बहुत थक गया, थोड़ा कूलर की हवा खा लो। अरे कूलर लेकिन उधर से आवाज नहीं आ रहा, उस साइड से कूलर है। चलो थोड़ा हवा खाते हैं। क्या है ना ये उधर से, ये किधर से? ये तो बंद है, ये बंद है। इसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। एकदम मस्त गार हवा आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए।
खाने का सोए दिख रहा है यहाँ पे, देखते खाना है कि वास तो आ रहे है, खाना है कि मालूम नहीं भाई इधर। अभी उधर जाने के बाद ही पता चलेगा खाना है तो क्या है। चलो देखते। खाना खाने के लिए ज्यादा गर्दी है, पानी के लिए नहीं। वो इक्विपमेंट देखने के लिए इतना गर्दी नहीं है, ज्यादा खाने के लिए जा रहे हैं। सब खाने के लिए जा रहे हैं। अभी वास आ रहा है खाली, लेकिन मालूम नहीं खाना खाने के लिए है क्या। नमस्कार नमस्कार। तो सब म्हातारे क्वातारे उनको काही घेणं आहे डिफेन्स के इक्विपमेंट का, खाने के लिए चाहिए। हो येईल ना, तुमचं नाव सांगा फक्त। यशराज डांगे सतीश डांगे कुठला आहे भाऊ तू? डोरळी वाह वाह, येईल। जेवायला आलो आम्ही। यहाँ पे देखो गाइस, सब खाना खाने के लिए आए हैं। अभी हम हाथ धोते हैं और इसके बाद खाना खाते हैं। चलो पहले हाथ धोते हैं, पानी मिलता है कि नहीं मालूम नहीं यहाँ पे हाथ धोने के लिए। यहाँ पे तो पानी सब तो खराब डाला। तो चलो भाई, अभी हम खाने का मजा लेते हैं। यहाँ पे सब खाने में लगे पड़े हैं। देखो यहाँ पे पूरा खाने का सिस्टम, सब खाने आए हैं। तो चलो हमें क्या मिलता है देखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी लाइन लगी है, हो गया। यहाँ पे पूरी लाइन लगी है, पूरी लाइन। किधर से है लाइन? काट लिया है। देखते हैं ये क्या क्या मिलता है। नहीं बस ये देखो भाई, इतना बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ पे। तो चलो अभी हम खाने का लुत्फ उठाते हैं। अभी हम अभी सीट देखेंगे हमें कहाँ मिलता है। इधर से दुबई जा चलो भाई, हमें तो वहाँ पे मिलता है। जगह ही नहीं मिल रही भाई खाना खाने के लिए। अभी देखते हैं हमें मिलती है कि नहीं जगह, और हमें फाइनली जगह मिली है। यहाँ पे मस्त बैठ के खाना खाएंगे। आप देख सकते हो भाई, देखो पूरी भाजी, मसाला राइस और स्वीट में हलवा है। बहुत ही अच्छा नियोजन किया है यहाँ पे। मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट मिली यहाँ पे आने के बाद। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही शानदार। सुजय दादा विखे और राधा कृष्ण विखे पाटिल, इन्होंने बहुत ही अच्छा नियोजन किया है यहाँ पे खाना खाने के। बहुत पब्लिक होगी भाई, सब खाना खा रहे हैं यहाँ पे। चलो मैं अभी खाने का एंजॉय करता हूँ। चलो बाय बाय। चलो भाई, अभी खाना खत्म हो चुका है यहाँ का, अभी निकलते हैं। यहाँ पे मट्ठा मिला कि नहीं हो? मट्ठा तो नहीं मिलेगा, लेकिन खाना तो बहुत ही टेस्टी था यार, मजा आ गया। सही है। मट्ठा खोड़ा बेटा ना, सिंधु छाया सेंट्रलाइज किचन। ये देखो भाई, इन्होंने ये प्रॉपर किया है। टेस्टी होटल, बहुत ही अच्छा खाना था। ब्लॉगर आहे का आम्ही? एक छोटेसे ब्लॉगर आहे आम्ही पण। अरे मस्त। काय नाव आहे कशावर? इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम? भाई खाना तो बहुत टेस्टी था। अभी हाथ धो के बोतल भर लेते हैं। चलो, बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे। क्या करेंगे अभी? तो गार पानी है।
बहुत ही अच्छा सोई किया था। खाने का एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन खाना भी मिल गया और गार पानी भी मिल गया। अच्छा ठंडा पानी मिला, खाना मिला, बढ़िया, अच्छा एकदम बढ़िया लगा, टेस्ट खाना अच्छा था, बढ़िया बढ़िया था ना? एकदम ठंडा पानी मिला पीने के लिए, एकदम सोई अच्छा था भाईजान, एकदम बढ़िया लगा। वाह, मी पण यूट्यूबवर आहे भाई। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत लोग आ रहे, सब खाने का लुत्फ उठा रहे हैं भाई। भाई अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो खाने का मजा ले रहे हैं। बहुत ही सही खाना था, मुझे भी मजा आया, बहुत सही था। सब खाना खाने जा रहे, बहुत ही सही था। कॉलेज के स्टूडेंट खाना खाने जा रहे, बहुत ही सही। तो भाई अब हम जा रहे हैं दूसरे शेड की तरफ। बहुत ही अच्छा होगा वहाँ पे भी। धूप तो बहुत है, लेकिन हम जाने का प्रयास करेंगे अभी। रास्ता तो एकदम डामरी कड़क बनाए हैं। इधर मेरा जुपिटर तो बहुत सही चलेगा, लेकिन ये अंदर नहीं आने देंगे मेरे को। खाना तो बहुत सही था भाई, लेकिन मैंने मट्ठे की बहुत ही तलाश की, लेकिन मिला नहीं यार। उतना ही एक कमी लगा मेरे को यहाँ पे, बाकी सब ठीक ठाक, मजा आया। ये देखो भाई, यहाँ पे फॉगर सिस्टम भी लगा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बना है यहाँ पे, और फॉगर सिस्टम भी चालू किया है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा नियोजन मुझे यहाँ पे दिखा। आज कई देशों को इंडिया अपना डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और फ्यूचर में ये सेक्टर और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है पता है क्या? कि यह सब बदलाव हम अपनी जनरेशन में देख रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ इंडिया धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और शायद आने वाले कुछ सालों बाद जब लोग शिरडी का नाम लेंगे तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी याद आएगा। क्योंकि भविष्य उन्हीं देशों का होता है जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि फ्यूचर बिल्ड भी करता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन्हीं सेक्टर्स में हो रही है जहां टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो स्टेट पहले से ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स आने से इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और बढ़ सकती है। शिरडी जैसे शहर में ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप होना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे यह मैसेज जाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ तक भी पहुंचनी चाहिए, और यही बैलेंस्ड डेवलपमेंट किसी भी देश को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाता है। आज का यूथ भी पहले से काफ़ी डिफरेंट सोचता है। अब लोग सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। रोबोटिक्स, एरोस्पेस, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में इंटरेस्ट तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे डिफेंस हब्स फ्यूचर जनरेशन को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। इमेजिन करो, आज जो स्टूडेंट किसी छोटे शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, फ्यूचर में वही एडवांस डिफेंस सिस्टम पर काम कर सकता है। वो ड्रोन्स डिज़ाइन कर सकता है, एआई सर्विलेंस सिस्टम डेवलप कर सकता है, मिसाइल गाइडेंस सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रहता। कई टेक्नोलॉजी जो ओरिजिनली डिफेंस सेक्टर के लिए डेवलप होती है, बाद में सिविलियन लाइफ में भी यूज होने लगती है, जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन एप्लीकेशंस और सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब डिफेंस इनोवेशन इनडायरेक्टली डेली लाइफ टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करता है, और इसी कारण डेवलप कंट्रीज डिफेंस R&D पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। अगर इंडिया इस डायरेक्शन में लगातार प्रोग्रेस करता रहा तो फ्यूचर में इंडिया सिर्फ एक कंज्यूमर नेशन नहीं रहेगा, बल्कि इनोवेशन ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग नेशन बन सकता है।
और शायद यही सबसे एक्साइटिंग बात है, क्योंकि हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में है जहां इंडिया धीरे धीरे इम्पोर्ट डिपेंडेंट माइंडसेट से निकलकर इनोवेशन एंड क्रिएटर माइंडसेट की तरफ बढ़ रहा है। शिरडी डिफेंस हब जैसे प्रोजेक्ट उसी नई सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ कॉन्क्रीट बिल्डिंग और मशीन्स नहीं है, यह कॉन्फिडेंस है, यह विजन है, यह फ्यूचर जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है। और शायद आने वाले समय में जब दुनिया इंडिया को देखेगी तो सिर्फ पॉपुलेशन या मार्केट के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी के लिए भी देखेगी, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, क्रिएटर्स होंगे। और शिरडी डिफेंस हब जैसे प्रोजेक्ट्स उसी क्रिएटर माइंडसेट की शुरुआत माने जा सकते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, यह फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का सिंबल है। यह बताता है कि इंडिया अब सिर्फ दुनिया को फॉलो नहीं करना चाहता, इंडिया फ्यूचर शेप करना चाहता है। तो भाई अभी हमारा वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का। बहुत ही सही यहाँ पे व्यवस्था बनी थी, खाना भी सही था और बाकी का सब वो भी सब सही था। हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही। तो गाइस अभी इस प्रकार हमने डिफेंस का ये शिरडी में होने वाला प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। चलो बाय बाय।